गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से एंड फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन विद जेनेटिक्स। हम पिछले सप्ताह का अपना साप्ताहिक प्रोग्राम नहीं कर पाए, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। कुछ पारिवारिक कुछ कारणों से नहीं कर पाया। नाउ वी आर टुडे विथ यूट्यूब से कमेंट्स के जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ लेके मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 6 मिसकैरेज हो चुके हैं और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। AMH 1.96 है और मुझे थायराइड बहुत ज़्यादा है, एज 32। क्या मैं नॉर्मल प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या IVF कराना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 6 एबॉर्शन में यदि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आपको IVF की तो ज़रूरत नहीं है, बट रिपीटेड एबॉर्शन क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन होता है रिकरेंट अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का, और उसको देख के ही कुछ बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। हस्बैंड वाइफ का जांच होना जरूरी है। इवन यदि प्रेग्नेंट होते हैं और भगवान न करे यदि प्रोडक्ट एबॉर्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का मतलब जो एबॉर्टस जो अब निकलेगा उसका जेनेटिक टेस्ट करना जरूरी है। एकदम से IVF में जाना उचित नहीं है जब तक कि आप कारण न जान लो कि क्या IVF से हम कोई ऐसा एम्ब्रियो चुन सकते हैं जिसमें कि एबॉर्शन होने के चांसेस कम हो। नॉर्मली रिपीटेड एबॉर्शंस में IVF का PGT-A करना और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देना, मतलब आप देख लें तो दोनों कई बार सेम वैल्यू रखते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आपका कारण पता होना बहुत जरूरी है, जो मैं रेगुलरली कोशिश करता हूँ। काफ़ी डिटेल तक मैं उसका वर्कअप करता हूँ। सर, स्पर्म मोटिलिटी लेस देन 7% का क्या मतलब होता है? ऐसे में क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? मोटिलिटी लेस देन 7%? यस। मोर देन लेस देन 7% इज लेस। और दूसरी बात यह है कि इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि लो मोटिलिटी वाले स्पर्म को देखना कि रीज़न क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रीज़न ढूंढना चाहिए। यदि वो ट्रीटेबल है तो ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो लेस देन 7% की मोटिलिटी यदि बार बार आ रही है सीमेन एनालिसिस में तो उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं पर कम होते हैं। बेटर है कि IVF करा लें। सर, एज 31 है, नो पीरियड सिंस चाइल्डहुड, स्मॉल यूट्रस एंड ओवरी। फिर से पढ़ना। My age is 31, no period since childhood. Okay. Small uterus and ovary AMH 1.6. After laparoscopy, doctor said uterus में white जाल जैसा है, इन्फेक्शन था जिसके कारण ब्लीडिंग हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको वीडियो में बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली हमको देखना पड़ेगा पूरा केस रिपोर्ट। और यूट्रस के भीतर यदि आपको जाला है और आपका यूट्रस की लाइनिंग खराब हो गई है तो उसमें फिर पीरियड आना थोड़ा मुश्किल होता है। 1.8 AMH मतलब आपकी ओवरी इज फंक्शनल, तो एंड ऑर्गन मतलब जो यूट्रस है उसमें प्रॉब्लम है। तो यदि आप आते हैं दिखाने विथ रिपोर्ट्स तो कुछ हद तक हम आपको हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। How to deal with piles problem arising due to IVF medicines? How to deal with piles problem arising due to IVF medicines? It is not due to IVF medicine. Piles problem most commonly happens in pregnancy also, but if you increase your water intake, make the stool soften, मतलब जो stool softeners होते हैं, the best softener is इसबगोल की भूसी, और you take lot of Dufalac, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, but it is not due to IVF drugs. It is due to your take plenty of water and roughage diet. You will be all right. सर, मैं O नेगेटिव हूँ। मेरे डिलीवरी के समय मुझे NTT इंजेक्शन नहीं लगा था। क्या मैं IVF से कंसीव कर सकती हूँ? और मेरा TT ऑपरेशन हो चुका है। आपका RH नेगेटिव होना और NTT का नहीं लगना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, और यदि आपका TT हो रखा है तो आप डेफिनेटली IVF करा सकते हो। TT यदि सीजर के समय का है तो मैं आपको IVF कराने के लिए ही बोलूँगा, और IVF करने के पहले हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट और सब बाकी चीज़ें करके देख सकते हैं कि आपका RH इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं, और हमें प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करना है। नॉर्मली सेकेंड प्रेगनेंसी मैनेज हो जाती है। सर, मेरा FET होना है किसी दूसरे सेंटर से। क्या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से IVF की सक्सेस बढ़ जाती है या एक करने से भी उतनी ही रहती है जितनी 2 में होने वाली है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है आजकल वर्ल्ड में कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं।
स्टिल मैं अपना पर्सनली मैं डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यदि मेरे पास रहते हैं तो मैं डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता हूँ, बट ये देखा गया है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यदि अच्छा एम्ब्रियो हो तो उसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस वैसे ही रहते हैं। 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में एक रिस्क ये रहती है ट्विन्स होने का, ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, बट डेफिनेटली इन प्राइवेट प्रैक्टिस यू नीड प्रेगनेंसीज, तो डेफिनेटली चांस बढ़ाने के लिए ऐसा अभी भी मुझे लगता है कि मैं 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना बेहतर होगा। सर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए, कोई सिम्टम नहीं आना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। प्रेगनेंसी के समय में जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो थोड़ा बहुत वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, सुबह थोड़ा सा वॉमिटिंग का फीलिंग, सिर थोड़ा सा भारी होना, ये हल्का हो सकता है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं कि ये हो। आप अपना एक बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है कि नहीं, उसमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो जाता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें इंस्टाग्राम में भी एक हस्बैंड रिपोर्टर फाइन, कैरियोटाइपिंग टेस्ट इज ऑल्सो फाइन, व्हाट टू डू, निकिता। I think we should see the report. If you can send the report, then you can take a teleconsultation, Nikita. Send a request to be, okay, I can make your request fulfilled. Thank you very much for joining us, and I am closing this episode, and I will take more questions in a second episode. थैंक यू वेरी मच, और जुड़ने और देखने के लिए, और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है। हेलो सर। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून, इवनिंग, गुड सॉरी। इवनिंग। मैं अभी बंद कर रहा हूँ निकिता, फिर बात करता हूँ, Okay. ठीक है।